आज सबसे पहले आपको दस्तक देनी है उस सियासत के खिलाफ जहां बीजेपी पर निशाना साधते हुए महाकुंभ, कुंभ से जुड़ी जनता की आस्था और सनातन के विश्वास को चोट पहुंचाई जाने लगी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज विधानसभा के भीतर कहा कि यह महाकुंभ अब मृत्यु कुंभ में बदल गया है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह चुके हैं कि गंगा में डुबकी लगाने से क्या गरीबी दूर होती है, क्या गंगा स्नान करने से भरपेट खाना मिलता है। लालू प्रसाद यादव महाकुंभ को फालतू कह चुके हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी कह चुके हैं कि भारी भीड़ को देखकर ऐसा लगता है कि अब नर्क में कोई नहीं बचेगा और स्वर्ग हाउसफुल हो जाएगा। कोई मजाक उड़ा रहा है, कोई महाकुंभ के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा है। ममता बनर्जी तो सीधे महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह रही हैं। ऐसा क्यों? कहने वाले कह सकते हैं कि ममता बनर्जी कुंभ में हुई भगदड़ के संदर्भ में अपना बयान देती हैं, लेकिन इसके लिए महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहना क्या सही हो सकता है? सिस्टम सरकार पर सवाल उठाते नेता आस्था पर सवाल कैसे उठाने लगते हैं? या फिर ऐसी राजनीति के पीछे मकसद मुस्लिम वोट के सहारे सत्ता की डुबकी लगाना है? घंटा, घड़ियाल, शंख, सीटी सब कुछ बजाकर ये विरोध प्रदर्शन ममता बनर्जी के खिलाफ है। ममता के खिलाफ ये गुस्सा आगे आपको देश के कई और शहर में देखने को मिल सकता है। मंगलवार को जब कुंभ के 37वें दिन तक 55 करोड़ से ज्यादा लोग संगम स्नान कर चुके हैं, ममता बनर्जी ने महाकुंभ के मृत्यु कुंभ बन जाने और मृत्यु का कुआं हो जाने का बयान पश्चिम बंगाल विधानसभा में खड़े होकर दिया। मृत्यु कुंभ হয়ে গেছে, মৃত্যু কূপের মতো। আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, আমি শ্রদ্ধা জানাই, পবিত্র গঙ্গা মাকে আমি সম্মান করি, কিন্তু প্ল্যানিং না করে এত হাইপ তুলে এত লোকের মৃত্যু বললেন 30 জন, কথাটা কি সঠিক? কত ডেড বডি ভাসিয়ে দিয়েছেন নদীতে? বড় লোক আর ভিআইপিদের জন্য লক্ষ টাকার ক্যাম্প, আর গরিব লোকেদের, সাধারণ লোকেদের জন্য লাইনে দাঁড়ান 15 ঘন্টা 20 ঘন্টা দাঁড়িয়ে। ममता के इसी बयान के खिलाफ पश्चिम बंगाल में बीजेपी प्रदर्शन तेज करने जा रही है। थोड़ी देर पहले ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस शी सेड ये महाकुंभ नहीं है, ये मृत्यु कुंभ है। ये हिंदू के ऊपर आघात, महाकुंभ के ऊपर आघात। अखाड़ा से संत समाज आवाज उठाइए और स्वामी विवेकानंद, श्री चैतन्य देव की धरती बंगाल में हर क्षेत्र में ममता बनर्जी का कुशप दल दान करिए। आप सच्चा हिंदू है तो राजनीति से ऊपर उठ के ममता बनर्जी का इस अपशब्दों की जोरदार विरोध करें। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान ममता के कुंभ के सम्मान की कंडीशन लगाकर महाकुंभ को मृत्यु कुंभ इस दलील के साथ कहा जाता है कि कुंभ की प्लानिंग ठीक नहीं हुई, भगदड़ में लोगों की जान गई, वीआईपी के लिए बड़े इंतजाम रहे, जनता को परेशान होने के लिए छोड़ा गया। सवाल उत्तर प्रदेश सरकार से ममता पूछती हैं, निशाना बीजेपी पर साधती हैं, तो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहने की जरूरत क्या है? We don't believe in the Hindu faith or Mahakumbh, so let it be. But no need to run down and make any kind of comments on that. So I have already gone and taken a holy dip in the Sangam. I felt very nice. I felt blessed. अब विपक्ष के पास बोलने के अलावा कुछ है नहीं। इन सब चीजों को देख करके विपक्ष भी परेशान है कि हम लोग क्या करें। उनकी राजनीति खत्म हो रही है धरातल से। बेहद शर्मनाक बयान है ममता बनर्जी जी का। प्रयागराज जैसे शहर में, जो शहर बहुत बड़ा नहीं है, उसके बावजूद
50-55 करोड़ लोग यदि अपने आस्था का प्रदर्शन वहाँ करते हैं, वो कितना बड़ा मैसेज गया है पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में। बाहर देशों से भी लोग आए हैं और ममता जी को लगता है कि ये महाकुंभ नहीं है, और जिन शब्दों का वो इस्तेमाल कर रही हैं वो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं देश के सनातन पे चोट है। 55 करोड़ लोग अगर अब तक महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं और अभी 8 दिन बाकी हैं, तो कम से कम 63 करोड़ लोगों की डुबकी लगाने तक ये संख्या 26 फरवरी को पहुंच सकती है, या शायद उससे भी अधिक, क्योंकि शिवरात्रि का महास्नान अभी बाकी है। तब अगर ये संख्या 70 करोड़ तक पहुंचती है तो इसका सीधा सा मतलब है कि देश की आधी आबादी लगभग महाकुंभ स्नान कर लेगी। इसका मतलब यह भी है कि जहां 2024 के चुनाव में 64 करोड़ 20 लाख लोगों ने वोट दिया, उससे कहीं अधिक संख्या महाकुंभ में शामिल होने वालों की हो सकती है। तो क्या इसी संख्या के प्रभाव से ममता बनर्जी समेत दूसरे विपक्षी नेताओं के दिल में कोई राजनीतिक आशंका से ग्रसित घबराहट है? মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? कुंभ का क्या कोई मतलब, फालतू कुंभ। जो आलम दिखाई दे रहा है उससे तो लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचे ही नहीं और उधर हाउसफुल हो जाएगा। महाकुंभ को लेकर ये सारी बयानबाजी क्या इसलिए क्योंकि ट्रेनों की स्थिति अब भी सुधरी दिखती नहीं। सड़क पर लंबे जाम में पहले लोग फंसते हुए कुंभ जाते रहे। प्रयागराज और फिर नई दिल्ली में भगदड़ में 48 लोगों की जान गई। या फिर इन नेताओं की व्यवस्था पर सवाल उठाने के साथ आस्था पर निशाना साधने की ये सधी हुई सियासत। यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए। क्या बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश में जहां सरकार योगी आदित्यनाथ की, वहां कुंभ आयोजन में कमियों के बहाने सरकार पर वार करते हुए विपक्षी नेता आस्था पर चोट पहुंचाती बातें करने लगे? जहां नैतिकता का अस्थि कलश लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक उत्तर प्रदेश विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे, इस आरोप के साथ कि कुंभ भगदड़ में मौत के आंकड़े छिपाकर बीजेपी की सरकार ने नैतिकता को भी मार दिया है। कुछ न कुछ सीखना चाहिए। हम लोगों ने भी इस कुंभ में सीखा है। स्नान करते हुए कपड़े पहन करके, स्नान हम करें तो कपड़ा पहन करके ही स्नान करें। तो हम लोगों को किसी न किसी से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। क्या दुर्दशा हुई है सोचो। लोग घंटों सोए गाड़ी में, एक एक रात दो रात गुजारिएगा। लोगों की जान गई है, लोग निकल नहीं पाए हैं। इलाहाबाद प्रयागराज के लोग तो हाउस अरेस्ट रहे हैं। दो मुख्यमंत्री प्रदेशों के जाम खुलवा रहे थे, जो ट्रैफिक का काम एक सिपाही करता है। 2 स्टेट के मुख्यमंत्री, क्योंकि जनता के इमोशन से खेल रहे हैं बीजेपी के लोग। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव खड़ा कर, सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। योगी आदित्यनाथ इस बात पर जोर देते हैं कि सनातन की एकजुटता जो कुंभ के जरिए देश में बढ़ी, उससे विपक्ष को बेचैनी हो रही है और तब इस तथ्य को समझना जरूरी है। क्या कुंभ में रोज 1.5 करोड़ की तादाद में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उनसे बीजेपी का राजनीतिक फायदा भी है? क्या लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के वोट में केवल हिंदुओं में अपर ओबीसी का 2019 के मुकाबले जो 2% और दलित वोट का 3% हिस्सा घटा, वो वापस अब कुंभ के जरिए मजबूती से जुड़ने लगा है? क्या विपक्ष को लगता है कि महाकुंभ का जो आयोजन योगी सरकार के नेतृत्व में हो रहा है, इससे वापस जातियों में बटा मतदाता आस्था के साथ गंगा में डुबकी लगाकर वापस बीजेपी के साथ संगम कर सकता है? आपने जब बुलाया है लोगों को तो आपने इंतजाम करना चाहिए था। ये गलती सरकार की है और सरकार की नाकामी है। सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है, इसीलिए विपक्ष पे आरोप लगा रही है। उस समय लोग कहते थे कि ये सब क्यों किया। ये जो आरोप प्रत्यारोप करने वाले लोग हैं ना, ये लोग तब कहते थे इसकी आवश्यकता क्या है, ये पैसा अनावश्यक पानी की तरह बहाया जा रहा है।
कुंभ अभी 26 फरवरी तक चलना है। शिवरात्रि पर बड़ा स्नान बाकी है। संख्या बढ़ती जा रही है। तब लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी की सीटें घटाकर विपक्ष को संभव है कि ये लगा हो कि अब उसे खड़े होने की ताकत मिलेगी, वहां क्या कुंभ से जुड़ी धार्मिक आस्था से वापस वोटर बीजेपी से जुड़ सकता है? लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 23 करोड़ 59 लाख वोट मिले। दावा है एनडीए को 29 करोड़ वोट मिले। कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में 13 करोड़ 67 लाख वोट मिला। विपक्षी दलों को कुल 26 करोड़ से ज्यादा वोट हासिल हुआ। और वोट के इन आंकड़ों के बीच ही तथ्य ये भी कि 37 दिन में 55 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान महाकुंभ में आकर कर चुके हैं। तो क्या ये नंबर ही विपक्ष की कुंभ को लेकर बयानबाजी की वजह है? मुख्यमंत्री जी को भजन नहीं आता है, इसलिए ये लाइन पकड़ी उन्होंने कि हम भजन करने नहीं आए। अरे भाई, स्नान करने गए थे आप कपड़ों में, ये किसको सिखा रहे थे कि धार्मिक स्नान कपड़ों में होता है? किसको सिखा रही थी सरकार, बताइए आप? राजनीतिकरण किसने किया उस कुंभ का? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर बीबीआईपी ट्रीटमेंट लिया है। सरकार की बीबीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है और किया ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे जैसे देश उनका बपोती हो। महाकुंभ पर सियासत की स्थिति यह है कि अब संगम के जल तक पर यह होने लगी है, क्योंकि सवाल यह उठा कि क्या प्रयागराज में जिस संगम में डुबकी लगाने की आस्था के साथ लोगों के पहुंचने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, क्या वही जल प्रदूषित है और नहाने लायक नहीं? सियासत बताएं उससे पहले इस सवाल की वजह समझते हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट कहती है कि गंगा घाट समेत प्रमुख संगम घाट तक में प्रमुख स्नान दिवस के दिन जल प्रदूषित रहा। कुल 6 पैमानों पर गंगा और यमुना नदी के पानी को जांचा गया है। इसमें पीएच यानी पानी कितनी अम्लीय या क्षारीय है, फीकल कोलिफॉर्म, बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन शामिल है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी एनजीटी को सौंपी गई रिपोर्ट में संगम के पानी में खतरनाक बैक्टीरिया की मात्रा गंभीर श्रेणी में होना बताया गया। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मानकों के अनुसार प्रयागराज में पानी को बिना प्यूरिफिकेशन और डिसइंफेक्ट किए नहाने के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जिस गंगा यमुना सरस्वती के संगम वाले प्रयागराज में लोग स्नान करके पाप धुलने का विश्वास रखते हैं, क्या वो जल अभी स्नान लायक सुरक्षित नहीं? क्या जिस संगम जल को लोग स्नान करने के बाद बोतल कैन में भरकर पवित्रता के भाव के साथ ले जाते हैं, वो असुरक्षित है? इन दो सवालों की वजह इस रिपोर्ट में है। इसे बनाया है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने और एनजीटी के सामने पेश किया। सरकारी रिपोर्ट कहती है 14 जनवरी को पहले शाही स्नान के दिन संगम घाट पर ही खतरनाक फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा 11,000 थी। 20 जनवरी को संगम के पानी में खतरनाक बैक्टीरिया की मात्रा 49,000 पहुंच गई, जबकि सीपीसीबी के अनुसार फीकल कोलिफॉर्म की अधिकतम सीमा 2,500 प्रति 100 मिलीलीटर होनी चाहिए। अब तो एनजीटी ने कह दिया है कि पानी बहुत खराब है, स्नान लायक नहीं। और हमारे आज के जमाने में सब गूगल और इस नई नई चीजों से सब पता कर लेते हैं। एनजीटी ने जो कहा है वो बैक्टीरिया आता कहां से आप भी जानते हो। जब इन्हें इतना मौका मिला तो नाले क्यों नहीं रोके इन्होंने गंगा जाने में? अगर नाले रुक गए होते और सही तरीके से शौचालय बनाए होते, एनजीटी ने साबित कर दिया है कि इनकी जो व्यवस्था थी वो खराब थी। दुनिया के सबसे बड़ा ये धार्मिक आयोजन है, ये इस पर हम सबको गर्व होना चाहिए। इसमें हम सब क्या और सहयोग कर सकते हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। केवल कमियां ढूंढना, एक तरह से हम अपने जो हमारा गर्व करने वाला जो विषय है उसको ये नेगेटिविटी फैलाना, ये मैं कह सकता हूं कि भारतीय संस्कृति को ये जो नहीं मानने वाले लोग हैं, जो सनातन को नहीं मानते हैं, ये ऐसे लोग हैं जो वोट की राजनीति से डरते हैं। उनको ये डर सता रहा है कि ये पूरे देश एक तरफ चल पड़ा है। आप कुंभ में जाकर के देखिए, ऐसा नहीं है, आप पूरे देश निकल पड़ा है। और जो आशा थी उससे कई गुना ज्यादा जो है
लोग आज कुंभ में आ रहे हैं। जो नमामि गंगे के नाम पर योजना बनी थी और 20,000 करोड़ की योजना थी, 20,000 करोड़ की योजना में कानपुर और प्रयागराज में कितना काम हुआ, इसका जाकर के आप भौतिक सत्यापन करा सकते हैं। इसका आप CAG रिपोर्ट से भी आप जानकारी कर सकते हैं। नमामि गंगे के नाम की योजना का बंदरबाट हो गया, पूरा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और बड़े बड़े सीवेज अभी भी कानपुर से लेकर के जो है प्रयागराज तक गंगा के पानी में जाते हैं, जहां पर इसीलिए गंगा के पानी का सदैव BOD बढ़ा रहता है। जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ा रहता है, उसमें बैक्टीरिया ज्यादा है, केमिकल्स बढ़ रहे हैं। महाकुंभ के दौरान गंगा को निर्मल बनाए रखने का जिम्मा प्रयागराज नगर निगम और उत्तर प्रदेश जल निगम के पास है। जरूरी है सरकारी रिपोर्ट सामने आने के बाद अब प्रशासन इस भरोसे को मजबूत करे कि जिस जल में ट्रेनों के धक्के खाकर कई किलोमीटर पैदल चलकर लोग स्नान करने पहुंचे या उस जल को अपने साथ पवित्रता के साथ ले आए, उसकी निर्मलता और स्वच्छता पर कोई संकट नहीं है। महाकुंभ में आज ही 1,26,00,000 लोग डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ जाते लोगों की इस वक्त देश में दो तरह की प्रतिक्रियाएं दिखती हैं। पहली, जब वो ट्रेन में किसी तरह घुसकर जाते हैं तो सिस्टम सरकार पर सवाल उठाते हैं, लेकिन जब इन परिस्थितियों में भी किसी तरह यही जनता महाकुंभ स्नान करने प्रयागराज पहुंच जाती है तो फिर भले ट्रेन में जूझना पड़ा हो, लेकिन स्नान करके सारी समस्या को भूल कर कहते हैं सब बढ़िया है। जगह ही नहीं है बिल्कुल। हमारे साथ बच्चे हैं, बच्चे का हमने रिजर्वेशन करवा रखा है करके स्पेशल, उसके बाद भी जगह नहीं है घुसने। एक आदमी इंडिविजुअल होता चलो चला जाएगा करके, बच्चे के साथ कैसे घुस पाएगा करके, घुसने लायक वहाँ नहीं है करके। ट्रेन छूट गया, बच्चे भूखे हैं, क्या करेगा? व्यवस्था नहीं है। आदमी 2 दिन का सफर के लिए थोड़ा सा अपना खाना लेकर के आया है करके। कितना किलोमीटर चला आपने? 12-13 किलोमीटर। तो क्या थकान नहीं हुई? कैसा लग रहा है? अभी भी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। पहले कभी कुंभ आई थी आप? कितनी बार आई है? ये दूसरी बार है। तीसरी बार? दूसरी बार इसी कुंभ में? हाँ। तो 2 बार क्यों आई हैं आप? एक तो पहले आई थी और एक अभी 2 बार। ये 144 बार लगा है ना, इसलिए अच्छा लगा। तो कोई वजह है दूसरी बार आने की? एक बार तो नहा लिया होगा, धुल गए होंगे आप अगर करें तो। अपन सनातन धर्म के अच्छा लगता है इसमें। महाकुंभ की जो भीड़ है वो लगातार बनी हुई है और आपको पटना जंक्शन पर आज की तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, हावड़ा से चल के प्रयागराज तक जाने वाली विभूति एक्सप्रेस पहुंची है और वही मंजर दिखता है जो लगातार हमने देखा है कई दिनों से। हर तरफ भीड़ का वही आलम। और देखिए, ये कोच में AC कोच है और इसमें अंदर जाने के लिए किस तरह से मशक्कत हो रही है। हालांकि जो RPF के जवान हैं वो तैनात हैं और कोशिश उनकी ये है कि लोग ज्यादा अफरा तफरी में अंदर न जाएं, लेकिन लगातार जो भीड़ है वो अंदर की तरफ जा रही है। हम अपने सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम से कहेंगे, देखिए ये जो RPF के जवान हैं वो लगातार यहाँ माइकिंग कर रहे हैं और उनके जरिए कहा जा रहा है कि जो आराम से डब्बे के अंदर लोग जाएं। अलर्ट मोड में RPF की टीम यहाँ नजर आ रही है जो लगातार आराम से चढ़िए, आराम से चढ़िए, आराम से चढ़िए। तो व्यवस्था पहले से थोड़ी बनी है। AC में चढ़े हुए हैं जी। AC में नहीं मिला, भीड़ था तो इसलिए हम लोग AC में चढ़ गए हैं। वो भी बाथरूम का पास में है, बैठे हुए हैं। अच्छा, हाँ। क्या स्नान करने जा रहे हैं? जी, स्नान करने जा रहे हैं प्रयागराज और देखने के भी लिए जा रहे हैं। इतना ही पब्लिक का टिकट है, इतना ही लोग को दो ना बैठने के लिए अंदर। और जब फुल होगा फिर भी टिकट दे रहे हैं हम। मेरा 4 टिकट है कंफर्म, 7-5 में 7-7 में उधर बैठने नहीं दिया, उधर बैठने। बच्चे मेरे कैसे क्या करेंगे हम लोग? हाँ बताइए आप। वॉशरूम जाने की जगह नहीं है। बाथरूम कैसे इमरजेंसी खिड़की से बाहर जाते हैं तो वॉशरूम से होके आते हैं। कोई सा भी डब्बा का वॉशरूम तक जाम करके रखा है। कम से कम वॉशरूम को भी खाली करवा के रखते तो वो भी समझ में आता। पूरा वॉशरूम तक जाम है। गैस आ गया, फीट आ गया, यहाँ बाथरूम नहीं हम लोग जा सकते हैं। यही भारत का शिष्टाचार है, यही कुंभ स्नान करवाते हो, जनता को मरवाते हो। कितनी उम्र है आपकी माता जी? 70 साल। कितना? 70 साल। कितना किलोमीटर चले?
हम लोग चल गए 10 किलोमीटर। हाँ 10। स्नान किया? हाँ स्नान किया। कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। अच्छा लगा। इंतजाम कैसा है? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ मोदी जी की अच्छा किए। पहली बार आई हैं कुंभ? नहीं, तीसरा बार ही। आपका तीसरा बार है यहाँ पे? तीसरी बार आप आई? हाँ तीसरी बार है। कहाँ से आए आप? पटना से। एक बार स्नान तो ठीक है, आपने 3 बार कर लिया। बहुत अच्छा स्नान, बहुत अच्छे। बोटिंग के चक्कर में 20 किलोमीटर ज्यादा चले हैं, लेकिन तभी भी खुशी दिख रही है आपकी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। बात पड़ा भैया, 144 साल बाद। अब हमको मिला या ना मिला, नहीं मिलेगा। बच्चे बनाएंगे बच्चे। अब आप पूरा देखिए। बहुत इंतजाम कैसे लगे? बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय बोले। कितनी उम्र है आपकी? 72 साल। 72 साल। कितना किलोमीटर चल रही है? 15 किलोमीटर करीब चला। 15 किलोमीटर चल रही है। स्नान हो गया? स्नान हो गया। कैसा रहा स्नान? स्नान अच्छा हुआ। अच्छा रहा। तो कोई कुछ दिक्कत है चलने में इतने किलोमीटर की? अब सब ठीक लग रहा है? नहीं, अभी थोड़ा हनुमान जी का दर्शन करेंगे, उसके बाद अभी और दर्शन करेंगे। हाँ, फिर ट्रेन धरेंगे। महाकुंभ को लेकर जब समाजवादी पार्टी यूपी विधानसभा के बजट सत्र में सवाल उठा रही है, तब आज उर्दू और अंग्रेजी को लेकर खूब वार पलटवार हुआ। दरअसल यूपी विधानसभा में 5 भाषाओं में कार्रवाई को सुनने या इस्तेमाल की इजाजत दी गई है। समाजवादी पार्टी के माता प्रसाद पांडे ने अंग्रेजी के इस्तेमाल पर सवाल उठाया और साथ में यह कहा कि उर्दू को भी इजाजत मिलनी चाहिए। आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी दिल जैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कह देनी उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कटबुल्ला पर के इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। देखिए, मौलाना बनना भी अच्छा होता है, योगी बनना भी अच्छा होता है, लेकिन खराब योगी बनना ठीक नहीं। जहां तक पढ़ाई के सवाल है, समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप दिया था हाथ में, और मैं इस बात को शर्त के साथ कह सकता हूं, मुख्यमंत्री जी जिस वार्ड में रहते हैं उस वार्ड में भी 100-200 समाजवादी पार्टी के दिए हुए लैपटॉप मिल जाएंगे, और कितना पुराना आज भी चल रहा होगा।